सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली बार आपको याद होगा हम जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है यूनिट 8 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, उसमें हम फेमस कमेंटेटर्स कवर कर रहे थे। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि जो अतुल कोहली है वो हमारा लास्ट थिंकर है, जो कि इंपॉर्टेंट थिंकर्स में जहाँ से अभी तक पीवाईक्यूज आए हैं। बट एक और थिंकर है सुदीप्ता कविराज, ये रह गए थे। इनसे भी कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज में, तो इनको आज हम डिटेल में कवर करेंगे और जहाँ पे हमें लगेगा कि ट्रिक बन रही है हम वहाँ पे उसको ट्रिक से याद कर लेंगे। वैसे ज्यादातर इनकी हमेशा बुक्स पूछी जाती है तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, पर क्योंकि हम ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं ताकि हम असर्शन रीजनिंग वाले, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इसलिए हम हर थिंकर को डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ताकि एक हम कॉन्टेक्स्ट समझ पाए। तो जो सुदीप्ता कविराज है वो साउथ एशियन पॉलिटिक्स के स्कॉलर हैं एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के, एंड इनको पोस्ट कॉलोनियल और सब ऑल्टर्न स्टडीज से जोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन हमेशा आपको ज्यादातर ध्यान से देखने को मिलेगा कि पोस्ट कॉलोनियल और सब ऑल्टर्न स्टडीज से रिलेटेड कौन कौन से थिंकर हैं। जैसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि लिबरलिज्म बोल देगा और बताएगा इनमें से लिबरलिज्म के या नियो लिबरलिज्म के थिंकर्स बताओ, या इसमें से पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर्स को एलिमिनेट करो। तो वैसे ही अगर आपको सबऑल्टर्न स्टडीज के थिंकर आते हैं तो उसमें से एक नाम सुदीप्ता कविराज का भी है। इसके अलावा आपको याद होगा जब हमने पार्था चैटर्जी डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने फाउंडिंग मेंबर बताया था पार्था चैटर्जी को सबऑल्टर्न स्टडीज का। वैसे ही सबऑल्टर्न स्टडीज में सुदीप्ता कविराज का भी नाम आपको याद रखना है, और एक और थिंकर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि और कौन से थिंकर हैं जो सबऑल्टर्न स्टडीज से बिलोंग करते हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, इसको रब कर लेते हैं, ये फाउंडिंग मेंबर थे सबऑल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव के। ठीक है, तो पार्था चैटर्जी भी थे और ये भी थे। तो बस इसको ये कीवर्ड याद रख लो इस स्लाइड में, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हम सब कुछ पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स। अ क्रिटिक ऑफ पैसिव रेवोल्यूशन, ये इनकी बुक है 1988 की, पीवाईक्यू में आ रखी है। ठीक है, अगर आपको ये यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में नहीं तो सीयूईटी के पेपर में आपको जरूर से देखने को मिली होगी या एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्रिटिक ऑफ पैसिव रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट बुक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं अनहैप्पी कॉन्शियसनेस। तो जो हमारे जो कवि हैं, ठीक है, कविराज की स्टोरी चल रही है तो कवि से याद कर लेते हैं। जो हमारे कवि हैं वो अनहैप्पी है, वो ना खुश है। और आपको पता होगा जो कवि लोग होते हैं जो पोएट्री लिखते हैं वो ज्यादातर उनकी पोएट्री जो होती है उसमें दुख झलकता है। ठीक है, एक तरीके से आपको दुख देखने को मिलता है, वो अनहैप्पी होते हैं। या आप बात कर लो वो पैसिव रेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं हमारे जो कवि हैं, और उसी से वो दुखी हो गए, पैसिव रेवोल्यूशन से दुखी हो गए, अनहैप्पी कॉन्शियसनेस लिखते हैं। अब इसका जो ये टाइटल है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिस्ट डिस्कोर्स इन इंडिया 1993। ठीक है, पूरा टाइटल याद नहीं रखना, अनहैप्पी कॉन्शियसनेस, पैसिव रेवोल्यूशन, ये कुछ कीवर्ड्स याद रख लो। देन थर्ड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, देन सिविल सोसाइटी, हिस्ट्री एंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, देन हमारी आती है आउटलाइन ऑफ अ रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। अब ये वाली इंपॉर्टेंट बुक है रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, पॉलिटिक्स इंडिया आपको याद है, एक और बुक भी थी रजनी कोठारी की भी ऐसी कुछ बुक थी, लेकिन उसकी बुक का नाम था कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऐसे करके कुछ था। राइट, लेकिन आपको इसका नाम याद रखना है पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्योंकि ये सिमिलर बुक्स हैं। राइट, तो हो सकता है कि आपको नाम में कंफ्यूजन हो सकती है। तो रजनी कठारी की हमने रजनीकांत से याद किया था उनकी सारी बुक्स, तो आप वो देख सकते हो। देन सिविल सोसाइटी, हिस्ट्री एंड पॉसिबिलिटीज, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट याद रहे तो ठीक है। देन आउटलाइन रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, ये रिपीटेड पीवाईक्यू है, ये याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आ रखी है। देन इमेजिनरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, इमेजिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो कवि होता है वो अपनी पोएम लिखने से पहले बहुत सारी चीजें इमेजिन करता है। ठीक है, तो उसकी इमेजिनेशन अच्छी होती है कवि लोगों की, तभी वो एक अच्छी पोएम लिख पाते हैं। और वो मॉडर्न पोएम लिखते हैं। कौन, हमारे जो कविराज है वो पोएम लिख रहे हैं, लेकिन वो मॉडर्न पोएम लिख रहे हैं और वो अपनी पोएम को बार बार रिवाइज भी करते रहते हैं, ऐसा याद रख सकते हो। देन ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट, जिनकी बुक की जो फोटो है मैंने यहाँ पे भी लगाई है अगर आपको दिख रहा है, ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स एंड आइडियाज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए मैंने पिक्चर भी लगा दी, बहुत अच्छी बुक है और इसको आपको नाम भी याद रखना है। प्लस तो फिफ्थ और सेवंथ तो कभी भूलना मत। ठीक है, मतलब ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट, क्योंकि मैंने आपको बोला वो अनहैप्पी है। अनहैप्पी क्यों उनकी, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजेक्टरी होती रहती है, ऐसे याद रख लो। देन द इन्वेंशन ऑफ प्राइवेट लाइफ, लिटरेचर एंड आइडियाज, ये भी बुक है, आप इसको याद रख सकते हो कि वो जो एक कवि है वो अलग अलग कवि जो है हमारे कवि वो अलग अलग पोएम्स का इजाद करते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में, वो प्राइवेट कवि है, ऐसा करके कुछ याद रह जाएगा। सो अब सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिक ऑफ पैसिव रेवोल्यूशन, जो कि सुदीप्ता कविराज का आइडिया है। और पैसिव रेवोल्यूशन क्या होता है? पैसिव रेवोल्यूशन मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस लेकर आना। ठीक है, धीरे धीरे
समाज में चेंज लेकर आना। जैसे हमारे जो इंडिपेंडेंस का भी जो अगर पीरियड था, अगर हम देखें तो ऐसा तो नहीं था ना कि एक ही रातों रात या कुछ महीनों में ही हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। 1857 के रिवॉल्ट से ये कहानी शुरू हुई, उससे पहले भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे। फिर गांधी जी आते हैं, वो अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। भगत सिंह जैसे लीडर्स होते हैं, राजगुरु होते हैं, अलग अलग जो वायलेंट तरीके से करते हैं, अरविंदो, ये सब रहा, विवेकानंद, ये सब आते हैं, ठीक है। और कहीं जाके इन सबके एफर्ट्स से हमें इंडिपेंडेंस लास्ट में मिलती है। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पैसिव रेवोल्यूशन, कि जो ग्रेजुअल चेंजेस लेकर आता है, धीरे धीरे एवॉल्व होता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम एक शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करते जाते हैं और लार्ज टर्म गोल्स को पूरा करते हैं। अभी जो आइडिया था पैसिव रेवोल्यूशन का, वो दिया किसने था, तो वो दिया था हमारे ग्राम्स्की ने, ठीक है। और ग्राम्स्की ने आइडिया दिया था एक तो कल्चरल हेगेमनी का, आपको पता होगा, हेजेमनी बोलो या हेगेमनी बोलो, ठीक है। और दिया था पैसिव रेवोल्यूशन का। पैसिव रेवोल्यूशन में कल मैंने समझा दिया। अब जो सुदीप्ता कविराज है वो उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, ठीक है, कर रहे हैं, सॉरी, ये मेल है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, उन्हें पैसिव रेवोल्यूशन का आइडिया ग्राम्स्की के कंसेप्ट से लिया था, ये हमने पढ़ लिया। देन सुदीप्ता कविराज जो है वो बोलते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, हमें एक पैसिव रेवोल्यूशन देखने को मिला, कहाँ पे, इंडियन पॉलिटिकल एलिट्स के बीच में। इंडियन पॉलिटिकल एलिट्स कौन है, नेहरू के टाइम पे कौन थे, आपको बता दूं तो एलिट्स यहाँ पे बात हो रही है जिनके पास ज्यादातर डिसीजन मेकिंग पावर है। हमें आजादी मिल चुकी है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर है कि इंडिया आगे कैसे चलेगा, उनके क्या लॉज होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, तो वो पावर तो कुछ लोगों के पास ही थी। अब जो पावर कुछ लोगों के पास ही होती है तो उनको हम बोलते हैं एक तरीके से एलिट्स। अब नेहरू के टाइम पे 3 एलिट्स हमें देखने को मिलते थे, जो मैंने आपको एक और थिंकर जो पॉलिटिकल प्रोसेस के किए थे, शायद रुडोल्फ किए थे, वो भी बताते हैं कि जैसे प्रसाद थे, नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और हमारे वल्लभ भाई पटेल। तो ये 3 आपको याद रखना है, इन तीनों के नाम। जब भी मैं आपको बोर्जुआजीज बोलूं या फिर एलिट्स बोलूं, तो बोर्जुआजीज आए या एलिट्स वर्ड आए, तो मतलब ये 3 जो है, या फिर आप सी राजगोपालाचारी बोल सकते हो या अम्बेडकर वगैरह, कुछ बड़े बड़े लीडर्स जो कि ज्यादातर डिसीजन लेते थे। तो हमें उनके टाइम पे भी क्या देखने को मिला, पैसिव रेवोल्यूशन देखने को मिला, ऐसा कविराज बोल रहे हैं। Now next point, he held that bourgeoisie were unable to create a successful democratic revolution in India. अब bourgeoisie मैंने बता दिया कौन, तो वो बोलते हैं सॉरी, कविराज जी बोलते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये जो bourgeoisie थे वो अकेले ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं बना पाए। इसकी वजह से उन्होंने कॉलिशन स्ट्रेटेजी अपनाई। अब यहाँ पे कॉलिशन यानी कि गठबंधन होता है, लेकिन गठबंधन की सरकार की बात नहीं हो रही है कि 2-3 पार्टीज ने गठबंधन कर लिया, नहीं। यहाँ पे जो गठबंधन हुआ है वो किसी और चीज का हुआ है, जो कि हम पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो ये गठबंधन की बात हुई, उसमें बोला कि 3 डिफरेंट क्लासेस थी जो रूलिंग कॉलिशन से बिलोंग करती थी। तो पहले कौन थे, बुर्जुआजीज। अब कविराज बोलते हैं कि बुर्जुआजीज अकेले तो कुछ नहीं कर पाए, वो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन सक्सेसफुली नहीं ला पाए। तो बुर्जुआजीज जो थे, उन्होंने किसके साथ गठबंधन किया, ठीक है, कॉलिशन किसके साथ किया, तो पहले कौन, रूरल लैंडेड एलिट्स, जो बड़े बड़े गांव के लोग थे, रूरल लोग थे, और उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, मतलब बड़े बड़े जमींदार, उनके साथ गठबंधन किया। तीसरा ब्यूरोक्रेसी के साथ, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो थे, मैनेजमेंट एलिट्स जिनको हम बोलते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एलिट्स के साथ किया। फिर इन तीनों ने मिलकर आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लेकर आया, डेमोक्रेसी की स्थापना की, हम ये बोल सकते हैं। देन कविराज बोलते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस थी, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज ऑल्टर्ड विद द ग्रेजुअल डिपार्चर फ्रॉम द पार्टी ऑफ मैनी सोशलिस्ट। तो उन्होंने क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, उन्होंने पहले तो क्या होता था, इंडिपेंडेंस से पहले ज्यादातर उनकी पार्टी में सोशलिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, बहुत सारे सोशलिस्ट थे जो वेलफेयर वगैरह के बारे में सोचते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने डिपार्चर लिया, मतलब कि एक थोड़ा सा मूव ऑन हुए। और क्योंकि जो सोशलिस्ट थे अब वो क्या हो चुके थे, वो इस टाइम तक आते आते इनइफेक्टिव हो चुके थे, और वो रीजनली लिमिटेड अपोजिशन ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो चुके थे, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट आईएनसी से भी थोड़े हट गए थे, इनसे थोड़ा उनका कटाक्ष हो गया था या अपोज में हो गए थे, और अपोजिशन ग्रुप्स को वो ज्वाइन कर चुके थे। देन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, धीरे धीरे आगे चल के क्या हुआ, ये कहानी है। नेहरू और उनके जो लेफ्ट विंग फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये महसूस किया कि हमें जो है वो हम माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। माइनॉरिटी किसके बीच में बनते जा रहे थे, माइनॉरिटी ये अपने आप को माइनॉरिटी मान रहे थे। लेकिन क्यों माइनॉरिटी मान रहे थे, क्योंकि कंजर्वेटिव स्टेट था, और जो लोकल आईएनसी यूनिट्स थे, लोकल आईएनसी यूनिट्स जिसमें हो सकता है कि राइटिस्ट आइडियोलॉजीज के भी हों, अलग आइडियोलॉजीज के भी हों, सिख वगैरह भी हों, है ना। तो कंजर्वेटिव स्टेट और लोकल आईएनसी यूनिट्स के अमॉन्ग
ठीक है, इनके बीच में ये अपने आप को माइनॉरिटीज मानना शुरू कर चुके थे, नेहरू और लेफ्ट विंग फॉलोअर्स। ये सब कविराज जी बता रहे हैं। देन माइनॉरिटीज जो है उन्होंने क्या किया, ये माइनॉरिटी आपको पता चल गया कौन, नेहरू और उनके लेफ्ट विंग के फॉलोअर्स। उन्होंने एक्सेप्ट किया, कविराज बोलते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, पैसिव रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया नेहरू पीरियड के टाइम पे। और when further serious land reforms and other radical programs were abandoned, तो जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जो हमने लैंड रिफॉर्म्स किए थे वो खत्म होते जा रहे हैं, जितने भी हमने रेडिकल प्रोग्राम्स थे वो भी लोग छोड़ रहे हैं, अबंडन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने पैसिव रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। कौन सा पैसिव रेवोल्यूशन, कैपिटलिस्ट पैसिव रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया, किसने, माइनॉरिटी ने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे कभी मेजोरिटी वर्ड आ जाए तो आपको हो सकता है यहाँ पे लिख दे मेजोरिटी, तो आप ठीक करके आ जाओगे, नहीं, तो माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मैंने आपको बता दिया कौन, नेहरू और लेफ्ट विंग फॉलोअर्स। अब आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। अब इसी की यही कहानी हम पैसिव रेवोल्यूशन की थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कविराज बोलते हैं कि जो पैसिव रेवोल्यूशन है उस अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती तो वो उसको अवॉइड कर सकती थी कि पैसिव रेवोल्यूशन होता ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, अगर उन्होंने क्या किया होता, इफ मास मोबिलाइजेशन को इंकरेज किया होता और मोबिलाइजेशन लेवल्स का यूज किया होता फॉर रेडिकल पर्पसेस। तो अगर हम मास मोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं, हम कौन, आईएनसी, ठीक है, कांग्रेस अगर मास मोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज करती तो पैसिव रेवोल्यूशन होता ही नहीं। बस इतना आपको ये चीज एक लाइन में याद रख लो कि मास मोबिलाइजेशन जरूरी था, अगर आपको पैसिव रेवोल्यूशन को नहीं आने देना था। Then he argues that INC had decided upon a bureaucratic rather than mobilization form for its reform. तो अब INC ने क्या यूज किया, INC ने अगर मोबिलाइजेशन का यूज नहीं किया तो उन्होंने क्या यूज किया, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स का यूज किया। और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जब यूज किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, पैसिव रेवोल्यूशन वाले लोग खिलाफ हो गए, ठीक है। देन कविराज ने ऑल्सो ये भी बोला कि, एक सेकेंड, दैट bourgeoisie could not direct the movement on its own। अब bourgeoisie जो थे, जो मैंने आपको बताया कौन, ठीक है, जो एलिट थे, इंडियन एलिट्स, वो अपने खुद से तो मूवमेंट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लास अलायंसेस बनाए। और वो क्लास अलायंसेस मैंने आपको बताया ना, 3 क्लासेस के साथ उन्होंने अलायंस बनाया बुर्जुआजीज ने, एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स थे और रूरल लैंडेड एलिट्स थे। तो ये जो उसी क्लास अलायंस की यहाँ पे बात हो रही है। और ये जो क्लास अलायंस था बेसिकली हम इसको सिमिलरली कंपेयर कर सकते हैं ग्राम्स्की के एनालिसिस ऑफ इटली से, या ठीक है, जो इटली में ग्राम्स्की ने अपना जो पैसिव रेवोल्यूशन का एनालिसिस किया था, ग्राम्स्की ने इंटर वॉर पीरियड के टाइम पे ये एनालाइज किया था इन सारी चीजों को, तो उससे भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा सुदीप्ता कविराज बोल रहे हैं। सो बात करते हैं सुदीप्ता कविराज के सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी के आइडिया की। तो आपको उनका पैसिव रेवोल्यूशन का आइडिया याद रखना है प्लस सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी के आइडियाज। तो सुदीप्ता कविराज जो है वो बताते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, मॉडर्न स्टेट के इंस्टीट्यूशन, उसमें 2 तरीके का होता है, एक स्टेट के होते हैं, दूसरा सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और ये आपस में अलग होते हैं, मतलब स्टेट के इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं और सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं। ये पॉइंट कहना चाह रहा है, जाके यहाँ पे लिखा है ना, स्टेट और सिविल सोसाइटी डिस्टिंक्शन की बात की थी कि दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, किसके, मॉडर्न स्टेट के। नेक्स्ट पॉइंट, तो जो सुदीप्ता कविराज है वो सिविल सोसाइटी की बात करती है कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी वो किसका एग्जांपल देते हैं, वो इंडिया का एग्जांपल देते हैं पर्टिकुलरली। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि सिविल सोसाइटी की बात सुदीप्ता कविराज ने डेवलप्ड कंट्रीज के लिए की है, डेवलपिंग नेशंस के लिए की है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए की है, या इंडिया के लिए की है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए की है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी किस पे स्पेशल फोकस किया है, इंडिया पे। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने बताया सुदीप्ता कविराज ने कि फैलिबिलिटी एंड इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ वेस्टर्न आइडियाज, मतलब फैलिबिलिटी क्या होता है, एरर, ठीक है, जहाँ पे एरर के चांसेस हो, त्रुटि हो। और इनकम्पैटिबल जैसे होता है ना कि एक लड़का एक लड़की शादी के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, या फ्यूचर के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, कि उनके गुण आपस में मिल रहे हैं कि नहीं, मेल खा रहे हैं कि नहीं, तो इनकम्पैटिबल हो सकता है कि मेल खाना। तो वेस्टर्न आइडियाज जो है और वेस्टर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एरर है। इंडिया या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में जो वेस्टर्न नोशंस है या वेस्टर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस है वो एरर है, उसमें फैलिबिलिटी है और इनकम्पैटिबल है। क्यों, क्योंकि कॉलोनियल इंटरवेंशन की वजह से, जो कि इम्पोज किए गए हैं, क्योंकि हम पे थोपा गया है। कैसे थोपे गए हैं ये वेस्टर्न आइडियाज हम पे, कॉलोनाइज करके हमें हमें कॉलोनाइज कर लिया गया था ना, कॉलोनी बना लिया गया था हम पे, ब्रिटिशरों ने रूल किया था वैसे ही, ठीक है। तो हमें उसके थ्रू हम पे वेस्टर्न आइडियाज और फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस थोपी गई थी बस। देन नेक्स्ट पॉइंट, तो अब बात करते हैं वेस्टर्न नोशंस ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी आर नॉट यूजफुल कैटेगरीज। तो अब सुदीप्ता कविराज बोलते हैं कि अगर हमें
इंडिया की सिचुएशन को समझना है तो हमें वेस्टर्न नोशन से या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से या वेस्टर्न जो स्टेट का आइडिया है, जो वेस्टर्न में सिविल सोसाइटी का जो आइडिया है, उससे हम नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि इंडिया की जो सिचुएशन है वो यूरोपियन कंट्रीज से अलग है। यहाँ का जो इंस्टीट्यूशंस का जो नेचर है या जो फंक्शन करने का तरीका है या जो कॉन्टेक्स्ट है, कल्चर है, वो सब अलग है। इसलिए हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं सकते, जो कि हम कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सही है और कविराज भी बोलते हैं। अब जो सुदीप्ता कविराज है उन्होंने इंडियन स्टेट को बोर्जुआजीज बोला। ठीक है, अब ये थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। पहले आपको पैसिव रेवोल्यूशन, देन सिविल सोसाइटी वाला कीवर्ड याद रखना है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उन्होंने बात की है और स्टेट और सिविल सोसाइटी को अलग अलग बताया, पैसिव रेवोल्यूशन का सब बताया। अब बोर्जुआजीज क्यों बोला है इंडियन स्टेट को? तो उन्होंने, जो सुदीप्ता कविराज है, उन्होंने इंडियन स्टेट को तीन सेंस में बोर्जुआजीज बोला है। आपको तीनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। तो पहला, इट हैज अ बोर्जुआजीज लीगल सिस्टम, क्योंकि इंडिया में क्या था, बुर्जुआजीज का लीगल सिस्टम था। मतलब जो बुर्जुआजीज थे, यानी कि जो मैंने आपको बताया जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर थी, ठीक है, स्पेशली, तो वो उनका लीगल सिस्टम था, उनका ही प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता था और उन्हीं का ही क्या होता था, गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस होते थे वो भी उन्हीं के होते थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते थे। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर मेंशन है, लीगल सिस्टम मेंशन है, या कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन मेंशन है, जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का रोल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो सब किसने बनाया? वो सब बनाया बुर्जुआजीज ने। इसलिए उन्होंने बोला कि इंडियन स्टेट जो है बुर्जुआजीज है, इंडियन स्टेट बुर्जुआजीज है। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडली, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्लानिंग एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज द स्टेट इन द रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड इन सेटिंग इकोनॉमिक टारगेट्स। अब क्या है, जो प्लानिंग के इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो प्लान करते हैं सारी चीजों को, वो किस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, किस चीज को सपोर्ट करते हैं? तो एक्नॉलेज करते हैं वो एक ऐसी स्टेट को जो कि रिप्रोड्यूस कर रही है क्या, कैपिटल, एंड इन सेटिंग इकोनॉमिक टारगेट। तो स्टेट क्या सेटअप कर रही है हमारे लिए? स्टेट जो है इकोनॉमिक टारगेट्स सेट कर रही है, कैपिटल प्रोडक्शन कैसे होगा वो बता रही है स्टेट, इन अ वे कंपैटिबल विद द बुर्जुआजीज डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। लेकिन ये जो सारे जो टारगेट सेटअप करना है, या जो कैपिटल का रिप्रोडक्शन कैसे होगा या प्लानिंग कैसे होगी, वो किसके फेवर में हो रही है? वो सारी बुर्जुआजीज के फेवर में हो रही है। जैसा बुर्जुआजीज बोल रहे हैं वैसा वैसा वो कर रहे हैं। फिर वो ये नहीं देख रहे कि क्या इन इकोनॉमिक टारगेट से पुअर सेक्शन को बेनिफिट होगा कि नहीं, ठीक है, या फिर जो अपोजिट वर्ग है या पोजीशन में उनको बेनिफिट होगा कि नहीं। वो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि इनको बुर्जुआजीज को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, बस उस हिसाब से वो प्लानिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से इकोनॉमिक टारगेट्स बना रहे हैं और कैपिटल का रिप्रोडक्शन कर रही है स्टेट। ठीक है, तो सेकेंडली इस पॉइंट पे कविराज ने इंडियन स्टेट को बुर्जुआजी स्टेट बोला। थर्ड पॉइंट किस बेसिस पे बोला उन्होंने? थर्ड, द बुर्जुआजीज एक्सरसाइजेस लीडरशिप फंक्शन। और जो लीडरशिप पावर है, जैसे मैंने बताया, नेहरू, पटेल या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, वो सारे क्या है, उनके जो लीडरशिप है उनकी, ठीक है, वो बुर्जुआजीज की जो सारी पावर है, वो लीडरशिप कौन है, बुर्जुआजीज के पास है। बेसिकली जो लीडर्स हैं वो कौन है, बुर्जुआजीज है। ठीक है, और उनके जो फंक्शंस है, इन द कोलिशन ऑफ क्लासेस व्हिच कंट्रोल्स द स्टेट। अब आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोलिशन ऑफ क्लासेस बताया था, तीन क्लासेस बताई थी, ब्यूरोक्रेट्स वाली, रूरल लैंडलॉर्ड्स वाली और ये वाली, ये बुर्जुआजीज वाली। तो बुर्जुआजीज अकेले तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोलिशन में काम कर रहे हैं, तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों क्लासेस। लेकिन उसमें भी जो लीडर है वो कौन है? वो बुर्जुआजीज है। मतलब उन सेकंड जिनके साथ उन्होंने कोलिशन बनाया है ना, बाकी दो क्लासेस के साथ, उसमें भी लीडरशिप का रोल बुर्जुआजीज प्ले कर रहे हैं। तो उन दोनों का इतना ज्यादा कुछ रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स और रूरल लैंडलॉर्ड्स का, जितना कि बुर्जुआजीज का रोल है। मतलब वो इनको कंट्रोल करते हैं और वही स्टेट को कंट्रोल करते हैं। तो इन तीन सेंसेस में सुदीप्ता कविराज ने इंडियन स्टेट को बुर्जुआजी स्टेट बोला। अब लास्ट नॉट द लीस्ट बट रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, जो बहुत बारी पीवाईक्यू में आई हुई है, इनकी बुक का नाम और कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो कविराज है उनका एक फेमस एसे था, एन आउटलाइन ऑफ अ रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी दी थी और बोला था कि जो थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, जो अब मॉडर्निटी की जो थ्योरी तो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है वो खराब है। मॉडर्निटी को उन्होंने क्या बोला? मॉडर्निटी एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सपैंड करता है फ्रॉम द वेस्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन? जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जितने भी वेस्टर्न कल्चर है, अगर वो इंडिया के कल्चर में आ गया या फिर अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, यानी कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आ जाते हैं, जैसे हम अब इंडिया जो है, इंडिया पे तो कितने अमेरिकन कॉन्सेप्ट अपना रही है, चाइनीज खाना खाती हैं, ठीक है, अमेरिका की बहुत सारी जो चीजें वेस्टर्न चीजें वो हम अपना रहे हैं, जीन्स वगैरह, टॉप वगैरह। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे? मॉडर्निटी बोलेंगे, पिज्जा वगैरह, बर्गर, ये सब। अब थर्ड पॉइंट,
अब हमें ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज हैं, यानी कि जो नॉन वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, या ईस्टर्न सोसाइटीज आप बोल लो, ठीक है, तो वहां पे तो उनका तो अलग अलग पास्ट है, सबका प्लुरैलिटी ऑफ पास्ट है, यानी कि हमारा इंडिया का पास्ट कुछ और है, बांग्लादेश का कुछ और है, श्रीलंका की हिस्ट्री कुछ और रही है, ठीक है, तो आप हर जगह अपना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो नहीं थोप सकते ना, ठीक है, तो सबकी हिस्ट्री अलग है, सबका पास्ट अलग है, तो इसलिए उनके इंस्टीट्यूशंस भी अलग अलग तरीके से डेवलप हुए हैं। अब यूरोप की कंडीशंस को नॉन यूरोपियन कंट्रीज में बाध्य कर देना, तो ये तो गलत बात है, तो इसलिए वो रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी लाने के लिए बोलते हैं कि मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ ये ना हो कि वेस्टर्न कल्चर को बाकी कल्चर्स पे थोपा जाए, मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करने की जरूरत है, और सबका एक अपना मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टेक्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट। सो ये हो गया हमारा खत्म, एंड यही था हमारा लास्ट पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमारा एक आईएएस मैराथन चैनल है, जहाँ पे आपको मेरी पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और ये मेरा खुद का चैनल है जो आपको दिख रहा होगा, learningmantra.pb। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, पर मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस की जो सीरीज है, जो थिंकर्स हैं, वो इस चैनल पे कवर करे हैं, कुछ एक दो थिंकर्स मेरे चैनल पे है, बाकी थिंकर्स जो है आपको आईएएस मैराथन पे मिलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अलग से चैनल सर्च करना पड़े या कुछ और, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इवन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको ये वीडियोस एक साथ दिख जाएंगी, ठीक है, तो डायरेक्टली आप उसी चैनल पे पहुंच जाओगे, अलग से सर्च नहीं करना पड़ेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।